जी दोस्तों, जैसा कि फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं रमेश कुमार बीएम। और गुज़श्ता 4 रोज़ से मैं मुख्तलिफ लोगों को पर्सनलिटीज़ के इंटरव्यूज़ कर रहा हूं। हम सीखने वाले मराहल में हैं और कोशिश करेंगे ऐसी पर्सनलिटीज़ से हम भी सीखें जिससे हम में भी जानकारी हो कि लोग कैसे तरक्की किया है और लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं, कहाँ पर हैं और दुनिया में कितने लोग ऐसे बस रहे हैं जो इंसान ज़ात की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ है शंकर हमादे साहब, जिसका बहुत बढ़िया तारुफ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसी के ज़िबानी उसी का ही बढ़िया तारुफ सुनेंगे और उसका जो मुकम्मल तारुफ है वो लोगों को कराए। सबसे पहले शंकर हमादे साहब को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। बेसिकली सर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त अमेरिका में हैं, तो मज़ीद वो खुद तारुफ कराएंगे। जी शंकर साहब। कैसे हो? नमस्ते, सलाम अलैकुम। नमस्ते। तो हाँ, मैं लास्ट 3 साल इंडिया में था, हिंदुस्तान में था, थोड़ा लोक सेवा कर रहा था। फिर ऐसा मन किया फरवरी में कि हम थोड़ा दुनिया, बाहर की दुनिया वापस देख कर आए। पहले 30 साल तो मैं अमेरिका में था, 1987 से 2017 तक। अच्छा। तो मुझे अच्छा, लगा सॉरी कि शंकर कुछ करना साहब, चाहिए। एक हाँ, मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आप थोड़ा सा अपने नाम से शुरुआत कर लें और अपना थोड़ा एक्सपीरियंस से शुरुआत कर लें, फिर आप अपने लाइफ स्टाइल पे आ जाए। अच्छा जी, माजरत सबसे पहले। हाँ, हाँ, थोड़ा सा नाजरीन को ताकि पता चल जाए कि आप क्या हैं। अच्छा, मेरा नाम है शंकर हेमाडी। बचपन मेरा हिंदुस्तान में हुआ, इंडिया में हुआ, साधारण 1986 तक। उन दिनों इंडिया सोशलिस्ट कंट्री हुआ करती थी, तो हमारा पूरा एजुकेशन फ्री में हुआ था। एंड जितना भी मैंने पढ़ाई की इंजीनियरिंग में, वो सब आईआईटी में, वो सब पूरी तरह गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और कम्युनिटी स्कॉलरशिप्स की वजह से था। तो इसके लिए मुझे एक प्रकार का वापस करने की इच्छा बहुत थी। पहले 30 साल 1987 से 2017 तक मैं अमेरिका में ही रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स जी जी। इंडस्ट्री में खूब काम किया, वीडियोस पे, जी जी। टेक्नोलॉजी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और थोड़ा 5-6 साल बायोटेक्नोलॉजी में भी काम किया। जब मेरे एक जी जी। बॉस कैंसर की वजह से गुजर गए, तो कैंसर की दवाइयाँ कैसे सेफ बनाए उस पर थोड़ा काम किया। अच्छा। फिर 3 साल, लास्ट 3 साल हिंदुस्तान वापस चला गया, इंडिया चला गया, और वहाँ पर थोड़ी सेवा कर रहे थे, मेनली लीडरशिप में, एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में, इन चीज़ों में काफ़ी काम किया। तो फिर ऐसे लगा इस साल की कुछ और करें, कहीं और दुनिया देख कर आए। इंडिया में 3 साल से हूँ, तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैं निकला, तब पहला मेरा स्टॉप रहा साउथ कोरिया में। मैं वहां जाते जाते ही देखा कि सबको कोरोना वायरस लग गया। फिर वहां से मैं सैन फ्रांसिस्को आया। मैंने कहा कुछ भयानक चीज आ रही है, तो कह रहे मजाक कर रहे हो आप, ये तो एशिया में, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। 3 हफ्ते बाद सैन फ्रांसिस्को में लॉकडाउन होने की संभावना थी। तब तक मैं मेक्सिको आया। मेक्सिको इज साउथ ऑफ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में ही है, लेकिन दक्षिण दक्षिण की ओर पड़ता है। यहाँ अभी तक लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हम लोग सब संभाल रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन में है। आप रास्ते देखो तो पूरे खाली हैं, लेकिन पूरा लॉकडाउन नहीं है यहाँ अभी तक। तो मेरा काम मोस्टली क्रिएटिविटी पे और स्वतंत्रता पे, लाइक खुद पे कैसे निर्भर हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे, और करियर्स, लीडरशिप, इन चीज़ों पे काफ़ी होता है। सेल्फ अवेयरनेस पे भी मैंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि मुझे तो लगता है अगर आपको लीडर बनना है तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरे उसूल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसे रहना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी भी करना है तो बाहर हम जाके कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन असली क्रिएटिविटी अंदर से आती है। इवन ये जो शब्द है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, अंतर जी प्रेरणा जी। से होता है, अंदर से जागृत होता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप थोड़ा शांति में बैठो, अंदर झांक के देखो। अब ये कोरोना वायरस की वजह से हमको बहुत बड़ा मौका मिला है, घर में रहकर, अपने दिल में रहकर, कि हमें करना क्या है और हम कैसे करें। तो इस पे काफी काम जी। होता रहता है। ज़बरदस्त, गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, और ये मैं भी आपके आपने साथ पहली मतलब बार जी जी। बात कर रहा हूँ, तो अपने बारे में भी थोड़ा बताइए जी, रमेश जी।
जी जी, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं तखलुस के साथ रमेश कुमार बीएम कहता हूँ। मैं एज अ जर्नलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 18 साल से मैं ढहरकी ज़िला घोटकी है इसका, और सक्खर रीजन है, और सूबा सिंध है, और पाकिस्तान मुल्क है जिसमें मैं रहता हूँ। और मेरी तालीम में है, एमए है, मैंने एलएलबी भी किया हुआ है, और सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को, ऐसे लोगों से मिलाऊं जैसे अभी आप मुझसे मिले हैं, ऐसे यकीनन आपसे और भी लोग मुलाकात करेंगे और करते रहते हैं। हमारा एक मकसद है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत हो, अमन हो, भाईचारा हो, शांति हो, और दूसरे लोग आपको जान सकें कि एज आप दूसरे मुल्क में रहकर भी क्या कर रहे हैं और हम इस मुल्क में रहकर हम क्या कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है, नेटवर्क जोड़ना, ताकि लोग आपस में जुड़े रहें और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करना, जैसे फेसबुक के थ्रू लाइव, और टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो हमारा पाकिस्तान अब तक इतना डिजिटल नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल हो, पाकिस्तान के जो सूबे हैं, मतलब प्रोविंसेस हैं, वो डिजिटल हो, हमारा शहर डिजिटल हो, डिस्ट्रिक्ट घोटकी डिजिटल हो। इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को मतलब एक रोल मॉडल के थ्रू स्क्रीन पे लाएं, आपको देख के कोई यहाँ के लोग अवेयरनेस हो जाए, उनमें जाग जाए और वो आपकी तरह अच्छे काम करने लग जाए। यही थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ है। तो मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि आपने जब पढ़ाई की और आप इंडिया में भी रहे, वहाँ पे भी आपने पढ़ाई की, अभी आप क्या कर रहे हैं आपकी आम रूटीन में, मतलब कोरोना से हटकर आम रूटीन में आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी या कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे आप मुंसलिक हैं? जैसे मैंने कहा था, पहले मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में था। बाद में जी मैं जी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चला गया, कई कंपनियों में एंजल इन्वेस्टिंग की, ताकि वो भी बढ़ सके। अब मेरा काम ज़्यादातर मेंटोरिंग में होता है। मैं फुल टाइम तो जॉब नहीं करता, बट मेरा पूरा काम होता है कि जहाँ भी मैं हूँ, इंडिया में हो चाहे मेक्सिको में हो, तो जहाँ भी अगर कोई नई जगह गया तो मैं उस जगह के बारे में सब सीखना चाहता हूँ। इंडिया में मैं करीबन 20 स्टेट्स घूम कर आया हूँ लास्ट 3 इयर्स में। तो जी ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड से लेकर गोवा एंड कर्नाटक तक गया था। तो जहाँ भी मैं गया, वहाँ की भाषा, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के कल्चर, वहाँ के म्यूजिक, वहाँ के डांस सब सीखता हूँ। इसलिए ताकि वहाँ की उन लोगों की जुबान जब मुझे आती है, तब मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, वो मुझे ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ज़्यादातर जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे अभी मैं मेक्सिको में हूँ, जहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है, तो कम से कम से habla español, बुएनोस दियास, उतना तो आना चाहिए कि मैं उनसे रिलेट कर सकूँ। या अगर मैं जी जी आपसे बात कर रहा हूँ और आप पाकिस्तान में हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा तो नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या जी होगा जी कि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतना सिमिलैरिटी है कि मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं जी स्पेन आता हूँ, जब मैं मेक्सिको आता हूँ या साउथ कोरिया जाता हूँ, तो वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखने को। तो ये मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, एंड मैं जो सिखा रहा हूँ या जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हम अपने जो नैरो माइंडेड विजन है, उससे खुलकर हम कैसे दूसरे अनेक अनेक डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैल्यूज को समझ सके। फिर हम जब जागृत हो जाए, तो हम सोच समझ कर देख सकते हैं कि हमें कैसे बनना है, हमें कहाँ जाना है। ज़बरदस्त। अच्छा, वो अभी आप जैसे कि मतलब म्यूज़िक में भी दिलचस्पी रखते हैं, या आप मतलब लैंग्वेजेस में भी, डिफरेंस में, तो म्यूज़िक में आपको कौन सी ऐसी म्यूज़िक में, मतलब जैसे फोक धुन होता है हमारे यहाँ, सिंधी होता है या सूफियाना होता है, तो आपको कौन सा ऐसा पसंद है म्यूज़िक जिससे आप ज़्यादा लाइक करते हैं? अगर लाइक जिसको करते हैं थोड़ा सा गुनगुना दें। मुझे तो हर टाइप का म्यूजिक बहुत पसंद है। आपके इलाके से शायद आबिदा परवीन शायद आपके इलाके से है। जी 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 हिंदी जी, मुझे बिल्कुल गाने आपका। को तो नहीं आता, लेकिन बहुत मजा आता है। रे मन ना ना ना, बहुत अच्छा गाता है। मैं तो उनको इमिटेट भी करना मुझे मेरे लिए मुश्किल है। नुसरत फतेह अली खान मैंने जिक्र किया था, या गुलाम अली, उनके भी मैं 70s 80s से सुनता आ रहा हूँ। वाह चुपके जी वाह। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद रहे, या अपने नसरत जी के तो इतने सारे गाने
दम मस्त कलंदर तो इतना हम गाते थे कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो कहती थी नुसरत अंकल का गाना लगाओ और मुझे नचाओ। तो वाह जी हम वाह। मेरी बेटी लिटरली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त ऐसे मस्त गानों पे एकदम। हम लोग एक हाँ। दूसरे से खेलते थे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी सिंगर्स, दुनिया के जितने भी मेलोडीज अच्छे लगे वो हमने जी जी। एम्ब्रेस कर लिए। सूफी जिक्र से मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि सूफी जिक्र में क्या है कि अगेन अपनी ओर ध्यान, और मतलब सूफी जिक्र सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक प्रकार का अंदर झांकने का तरीका है। एंड ये इतने माधुर्य से, इतने मिठास से किया जाता है कि मुझे बहुत पसंद है। तो बुल्ले शाह के अनेक गाने सुने हैं, जलालुद्दीन रूमी के अरबिक ट्रांसलेशंस इंग्लिश में भी पढ़े हैं। तो या कबीर के दोहे बहुत सारे पढ़े हैं। एंड आजकल तो कबीर यात्राएं बहुत चल रही है इंडिया में, बहुत मजा आता है सुनकर। लाइक यू नो याद रखना, ख्याल रखना, घर में चोर आया है, ऐसे एक एक गाने हैं जिससे कि हमें क्लियर होता है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बनना जी चाहिए। लोग जो भी बोले, हमें खुद के बारे में ख्याल रखना जरूरी है, खुद को जी जी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। चाहे आप कुरान पढ़ो या भगवत गीता पढ़ो, आखिर जी जी। हमें अपने रास्ते पे जाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। चाहे आप 5 बार नमाज करें या 3 बार टेंपल जाए, ये फाइनली हमारे अपने जो क्लैरिटी वैल्यूज की होती है वो खुद से करनी होती है। गुरु का आशीर्वाद ले सकते हो, इमाम के साथ रह सकते हो, बट हमें अपना प्रयत्न, अपनी कोशिश करना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा जी शंकर जी, जैसे आपने कहा था आपको सूफीज़म से भी बहुत प्यार है, तो हमारा सिंध धरती का जो इलाका है, शाह सचल सामी और ये मतलब सूफिया इकराम की धरती है। तो कभी आपने सिंध धरती के हवाले से कुछ सुना हो या पढ़ा हो इंटरनेट की दुनिया पर, या किसी बड़ों से सुना हो, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, थोड़ा सा बता दें। मैंने सिंधी लिटरेचर ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट सुना है। ज्यादातर मैंने जो पढ़ा है, बुल्ले शाह के गाने, कवालियां सुनी है, या हाफिज और रूमी, वो ज्यादा इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। ज्यादा मेरा आजकल पढ़ना अंग्रेजी में होता है, इसीलिए जो लिमिटेशन आ जाती है। अम, अब कोई और ऑथर है जिनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है? जैसे रुबैयत करके एक बहुत बढ़िया थी, वो मैंने पढ़ी, आई थिंक वो भी शायद हाफिज की है। अम, हाँ, ये सब लोगों की मैंने काफी पढ़ा है, बाकी ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। टर्की का एक्सपोजर है, और मोरक्को, क्योंकि वहाँ के जो दरवेश लोग हैं अमेरिका में आकर डांस करते हैं। उनके दरवेशों की जो ये होते हैं ना, अ, उसमें मैंने काफी पार्टिसिपेट किया हुआ है। अच्छा, आपको मतलब सूफीज़म से क्यों लगा हुआ है? आपने ऐसी लिटरेचर भी आप पढ़ते रहते हैं, आपको कैसे शौक हुआ? क्या आपको खुद की तरह हुआ, या आपको कोई ऐसा लोग मिला, या आपके फैमिली मेम्बर कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपका इस तरफ ध्यान गया? आई थिंक शुरुआत हुई कबीर के दोहों से। कबीर जी तो जी। हिंदुस्तान में कई साल मतलब उन्होंने प्रचार किया, जिसने ये ये सूफी और इवन सनातन धर्म को जुड़ा दिया। और इतने सुंदरता से उन्होंने बनाया, जैसे एक एक गाने उनके, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक क्लियर हो जाता है कि ये परमात्मा, या ये जो भी खुदा हम जिसे कहते हैं, अल्लाह जिसे कहते हैं, वो सब अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन है एक ही। एक एक जी जी। ऐसे लफ्ज है जैसे रूह बनकर जरे जरे में समा जाता हूं मैं। ये तो इंडिया में ही किसी ने गाया था, लेकिन इतना सुंदर लगता है। या अपना दमादम मस्त कलंदर, जो पहले बांग्लादेश के एक सिंगर गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो मैंने जितने भी गाने सुने सूफी के, जहाँ पर पूरी दुनिया की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उससे मुझे लगता है उन्होंने मिला दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ऑल द वे फ्रॉम टर्की एंड अरब देशों से लेकर हिंदुस्तान तक वो आकर अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण ये लगता है कि वो
एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं। आप क्या ख्याल है? मैंने सिंधी सूफीज़्म पढ़ा नहीं है अभी तक, एटलीस्ट मुझे ख्याल नहीं है। जी, आप वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के पे शाह सचल सामी और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हमारा वो बहुत बड़ा बुजुर्ग है जो भिटशा में है, उसकी दरबार, उसका बहुत सूफीज़म की तरफ से वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, और आप इंग्लिश में भी मौजूद है, ऐसे नहीं है। या सचल सामी हैं, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे सिंध में सूफियों इकराम की धरती है, यहाँ पर मोहब्बत, अमन, शांति मिलती है, और वो इंसान ज़ात का दर्स देते हैं, इंसान ज़ात की खिदमत का दर्स देते हैं। जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो किताब हैं, पाक किताब है, वो भी इसी तरीके से दर्स देते हैं। इसी तरह जो यहाँ पर सूफियों की धरती है, वहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव से हटकर, नफरत से हटकर इंसान ज़ात से प्यार किया जाता है, और खाना पीना हर चीज़ इकट्ठी होती है। यहाँ पर कोई भी फिर भेदभाव नहीं होता। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पर भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभार कहाँ प्रॉब्लम हो भी जाता है, वो हर मुल्क में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बहुत से मुल्क में होता है। अच्छा, मैं आपसे शंकर जी साहब एक और सवाल करूंगा। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और आप हम प्रैक्टिकल से जो मतलब एक चीज़ है जैसे मैंने सोचा था, उस चीज़ से हटकर मैं आपसे दूसरे सवाल कर रहा हूँ, और आपसे बात करने में मुझे मज़ा भी आ रहा है, आनंद भी हो रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि इंसान का एक जीवन है, वो आपकी नज़र में क्या है? इंसान यहाँ पर क्यों आया है, क्या करना चाहता है, जाएगा तो क्या वो साथ लेके जाएगा, छोड़ जाएगा तो क्या छोड़ जाएगा? थोड़ा सा इस बारे में मुझे बता दें। आप तो मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुझे मुश्किल सवाल बहुत पसंद है, क्योंकि आखिर खाना-पीना तो कोई भी खा लेता है, कुत्ते-बिल्ली भी खा लेते हैं। टाइम पास तो सब लोग कर लेते हैं, पार्टीज़ की तो कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट कमी है तो अब जैसे इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में हम कैसे खुश रहें और हम कैसे अपना मन समाधान में रखें, हमारा मन कैसे शांत रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आई मीन एक शायद ये पता नहीं ये सिंधी है कि नहीं, कुन फाया कुन जो गाना है मुझे बहुत पसंद है। आजकल बहुत मशहूर हो गया है हिंदुस्तान में, एंड बढ़िया गाया है। आई थिंक गायक का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक खुद को जानना, जीवन का मकसद क्या है ये जानना, ये पर्सनल जर्नी होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जीवन का मतलब ये है, जीवन का मतलब वो है, वो बहुत आपके लिए इट विल बी वेरी मायोपिक, मतलब वो बहुत कम, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। जितना लिटरेचर में है ऑलरेडी, चाहे आप भगवद गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो, बहुत कुछ लिखा है ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता कि एक और ग्रंथ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अंदर की खोज की बहुत ज़रूरत है। ये सभी ग्रंथों में बहुत कुछ सीखने लायक है, इसीलिए तो ये अमर है। हज़ारों सालों से कुरान या भगवद गीता या बाइबल और इतने सारे बुक्स लिखे गए एंड इनमें बहुत लोगों ने खोज की है। तो ये हर एक को अपनी खोज करना ज़रूरी है। मेरे खोज में मुझे तो ये लग रहा है कि पहले खुद का मन शांत करना ज़रूरी है, एंड खुद का मन शांत करने के लिए अनेक तरकीबें होती हैं। जैसे अपनी ब्रीदिंग की ओर ध्यान दो, कोई मंत्र की ज़रूरत हो तो मंत्र करो, कोई मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है तो प्रेयर करना। मैं ये सभी चीज़ें करता हूँ। म्यूज़िक में भी मुझे बहुत समाधान मिलता है, तो मैं वो भी सीख लेता हूँ। कविताएँ भी सुनता हूँ, जैसे मैंने कहा सूफ़ी ज़िक्र भी सुनता हूँ, और सरदारों की सिख घराने की जो गुरबाणी है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। हर जगह आप जाओ तो कुछ न कुछ वैल्यूएबल मिलता है। जैसे गुरुद्वारा में जाओ, तो दुनिया भर के लोगों के लिए वो खाना बनाते हैं, साथ में बनाते हैं, और वहाँ गुरबानी ही नहीं होती, उसके साथ जो कार सेवा होती है, सेवा करने लोग बैठ जाते हैं, खुद पकाते हैं, खुद बनाते हैं। अभी भी जो हमारे हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो लोग अभी भी सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं अपने इलाके में। ये बहुत बड़ी चीज़ हमें कर्मयोग के बारे में सीखने को मिलता है। जहाँ भी आप जाओ, जो भी आप देखो, उसमें अपने अंदर का अस्तित्व खुल जाता है। तो मुझे तो लगता है हमारा जीवन एक जर्नी है, हमारा जीवन एक सफ़र है, और अगर हम सफ़र को अंग्रेज़ी में बोले तो सफ़रिंग लगता है, मतलब दुःख ही दुःख सफ़र नज़र आता है। बहुत दुखी। अगर हम जी जी। बाहर से देखें तो दुःख ही दुःख नज़र आएगा, लेकिन अगर आप अंदर झाँक के देखो, अगर थोड़ा डीपर देखो,
तो असलियत दिखाई देती है। और इसीलिए हर एक को कोई ना कोई अपना रास्ता ढूँढना ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा मेरा रास्ता बराबर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जब हम पहाड़ के ऊपर आते हैं तो दिखाई देते कि अनेक रास्ते थे, लेकिन जहाँ से हमारी शुरुआत हुई और हम हमें जो रास्ता मिला वो लेकर परिश्रम करके हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद नीचे धरती में अनेक रास्ते हैं, फिर हम दूसरी तरफ से ऊपर भी आ सकते हैं। तो मेरे जी लिए जी। बुद्ध बुद्ध लोगों की विपश्यना से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ एटलीस्ट 15-20 मिनट अपने श्वास की तरफ, अपने ब्रीथिंग की तरफ ध्यान देता हूँ। मुझे चैंटिंग भी बहुत पसंद है। हमारा एक चैंटिंग ग्रुप है जिसमें अबाउट 8,000 लोग फेसबुक पे अपने-अपने चैंट्स ले आते हैं। चाहे वाह जी वाह। सूफी चैंट्स हो या बुद्धिस्ट चैंट्स हो या ग्रेगोरियन चैंट्स हो, मुझे तो लगता है कि हर एक का अपना तरीका ढूँढना बहुत ज़रूरी है। गुड एंड गुड। लाइफ एंड डेथ के बारे में भी मुझे नहीं अभी तक इतना ज्ञान तो नहीं हुआ कि मौत के बाद क्या होना है। अलग-अलग किताबें अलग-अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर मैं बता सकता हूँ, जब मैं अच्छी तरह सो जाता हूँ और सपने देखता हूँ और उन सपनों का अपने आज के ज़माने का कोई ताल्लुक नहीं होता। पूरे दिन भर मैं कोरोना का ध्यान करता हूँ, लेकिन रात को जब मैं सो जाता हूँ, तो कोई और दुनिया में चला जाता हूँ। तो जब मैं जागता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये जो जागृत दुनिया है, वो सच है या सपने की दुनिया सच है? तो तब मुझे क्लियर होता है कि सपने की दुनिया अगर सच नहीं है, तो ये जो जागृत दुनिया दिखाई देते, वो भी शायद एक लंबा-सा सपना होगा। तो ये जो जी। असलियत है, उसकी खोज जारी रहती है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो ये असलियत की खोज जारी रहेगी, ऐसा मेरा एहसास है। मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मुझे आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या था, उसका एहसास पूरी तरह आएगा। उसकी कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कंक्लूज़न ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। जी जी आपका बिल्कुल आपका बिल्कुल। क्या ख़्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ से मैं लेता हूँ कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो मेरी ज़ाती नाकस राय भी हो सकती है, क्योंकि मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, मेरा इतना तजुर्बा भी नहीं है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे लोग मतलब लाखों करोड़ों में एक होंगे जो ऐसा कर रहा है, और जब आपके मतलब फैमिली मेम्बर होंगे क्या उसमें ऐसे हैं, अगर हैं तो वो क्या महसूस करते हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या महसूस करते हैं। और दूसरा ये कि यकीनन आपके साथ क्लासमेट होंगे जो पढ़े होंगे, साथ क्लास फेलोज होंगे या आपके दोस्त होंगे, उन्हों के विचार आपके बारे में क्या है, क्या आपको वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, अगर फॉलो करते हैं तो कितने परसेंट है, अगर नहीं करते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस बारे में। वेल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी फैमिली में मेरी बीवी तो एकदम कर्मयोगी है। वो बहुत लोक सेवा करती है, उसे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। मुझे भक्ति की ओर भी ध्यान है, थोड़ा कर्म की ओर भी ध्यान है और मुझे लोगों से संपर्क करना बहुत पसंद है। तो मेरी जो जर्नी है, उसमें भक्ति और ज्ञान ज्ञान की तरफ ज़्यादा है और कर्म की तरफ कम है। लेकिन ये आजकल जो ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ मैं, वो तो कर्म की जी जी। तरफ है। हमारे घर में बाकी दोनों बच्चे और बीवी कर्मयोग की तरफ ज़्यादा हैं। वो काफ़ी लोक सेवा करते हैं। लड़का अफ्रीका में था 1.5 साल, तो उनको बहुत पसंद है। तो मेरे दोस्त लोग बचपन में मुझे बिल्कुल थोड़ा पागल समझते थे कि ये आदमी क्या है, 20 एग्जैक्टली। साल का हाँ नहीं जी जी। हुआ, लड़कियों की तरफ नहीं देख रहा है, ये तो ग्रंथ पढ़ने लगा, कुछ एग्जैक्टली। उसका कुछ हाँ। पेच ढीला है ऐसा लगता था उन्हें। अब वो लोग कम ऐसा सोचते हैं क्योंकि उम्र हो गई, 30-35 साल के बाद लोगों को ध्यान में आया है, हमारे कितने 2-3 क्लासमेट्स गुज़र भी गए, तो लोगों को ध्यान में आया कि हमारा जीवन एक्चुअली टेम्परेरी है, कोई ऐसा परमानेंट नहीं है। हमने जी जी। जो भी जीवित है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो लोग ध्यान करने लगे। अब वो लोग पूछने लगे तो करता क्या था? 30 साल से करते कर रहा है क्या। तो कुछ कुछ आया, कोई कंक्लूज़न है? तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ फाइनल कंक्लूज़न है ही नहीं, आप अंदर झाँक के देखना। मतलब 30 साल में तेरे को अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो हम क्यों देखें? मैं ना हर बार मुझे कुछ न कुछ और गहराई इतनी डीप है, इतना ये तो शांत क्या कहते हैं, ये नहीं कि सागर की गहराई इतनी ज़्यादा है कि आसमान से भी ज़्यादा दिखाई देती है कभी-कभी। तो इसके लिए झाँकना ज़रूरी है। मैं आपको बता सकता हूँ क्या है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा आपको।
इट्स लाइक पिक्चर आप देख रहे हो, कोई सिनेमा देख रहे हो, और मैंने बताया कि शाहरुख खान का आधे के बाद वो जेल हो जाती है, आपको मजा नहीं आएगा। तो आप खुद ही जाकर देखना, खुद ही जाकर देखोगे तो अपना मज़ा नहीं आएगा जो बिल्कुल मजा सही। है, जो रस है, उसमें ज्यादा अप्रिशिएशन होगा। अच्छा, आज आप सेवा भी करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी सेवा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सेवा करने से क्या महसूस करते हैं दिल को तो? देखो, पहले पहले बचपन में ऐसा लगता था चॉकलेट खाने में मजा है, और जी जी। घूमने में मजा है। वो अभी भी है, लेकिन कितना चॉकलेट खाओगे, पेट में दर्द होने लगता है। कितनी गाड़ियां चलाओगे, कितने लोगों के साथ मिलोगे। एक जमाना आता है कि ये रियलाइज होता है कि अगर मैं खुद को खुश देखना चाहता हूँ, तो मेरे जो नजदीक लोग हैं, जैसे मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, उनको खुश होना बहुत जरूरी है। तो सेवा, पहले खुद की सेवा करना साहजिक है। स्पेशली जवानी में लोग खुद के ही मौज में होते हो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है कि कितना चॉकलेट खाओगे, तब ये रियलाइज होता है कि मुझे अपने जिम्मेदारियां संभालनी है, मेरे घर के लोग कौन है, मेरे इलाके में लोग जो है। और एक जमाना था, जैसे मैंने कहा, 3 साल जब मैं इंडिया में जगह जगह जाता था, आदिवासी लोगों के साथ भी काम किया, आईआईटी बॉम्बे में भी काम किया, टाटा इंस्टीट्यूट में भी काम किया। तो ये महसूस होता है कि जब मेरा जिस भी वातावरण में जाऊं मैं, उस वातावरण में अगर मैं खुशी बांट सकूं, तो एक हाँ, खुशी मल्टीप्लाई होती है। खुशी ऐसी चीज है, हम आपको अत्तर की तरह है, आप उसको अगर बंद करके रखें तो स्मेल नहीं आएगी, लेकिन द मोमेंट आप खुशबू, अत्तर खोल दो, अत्तरदानी खोल दो, तो खुशबू फैल जाती है। और फैल जाना उसका ये है, उसका उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप दबा के नहीं रख सकते। वैसे ही अगर हमें खुश होना है तो खुशी बांटनी पड़ती है, जितना बांटो वो बढ़ जाता है। और वैसे ही अगर हम, मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कई गुना ज्यादा होता है। और जो जो लोग ये समाज सेवा करते हैं, जैसे आप एक्टिविज्म करते हो, आप जितना लोगों के बारे में सोचते हो, लोग भी आपके बारे में सोचेंगे, और एक भाईचारा बन जाता है। हम और लोग ऐसे अलग है ही नहीं। मैं और मेरी दुनिया विरुद्ध नहीं है, दुनिया मेरी दुश्मन नहीं है, मैं दुनिया का दुश्मन नहीं हूँ। जब मुझे ये क्लियर हो जाता है कि मैं भी दुनिया का एक हिस्सा हूँ, जब मैं खुद के लिए रोटियां बनाता हूँ, एक एक्स्ट्रा रोटी दूसरों के लिए बनाए, जब मैं खुद के बच्चों को सिखाता हूँ, खुद के बच्चों को सिखाते हुए अगर 10 और बच्चा आए तो सब लोग साथ में सीख सकते हैं। गुजरात में एक बड़ी अच्छी कहावत कहावत है, साथे जमिए साथे करिए सारा काम। ये तो महात्मा गांधी के टाइम से है। ये बढ़िया कहावत है, क्योंकि इसमें साथ करने में जो मजा है, और एक दूसरे के भाईचारे से जो करने की का मजा है, वो अकेलेपन में कभी नहीं होता। आप ही खुद सोचिए, कोरोना वायरस के टाइम पे हम अकेले अकेले बैठे हैं घर पे, या अपने परिवार के साथ घर पे बैठे हैं, लोग क्यों तड़प रहे हैं बाहर जाने को? बाहर रखा क्या है? बाहर यही रखा है कि हमारे जैसे ही इंसान बाहर भी है, और हमें उनके साथ कैसे जुड़ना है, हमें उनके साथ कैसे साथ में सब कुछ करना है, ये सीखना जरूरी है। और टाइम पास का मतलब ये नहीं कि हम अपना टाइम बर्बाद करें। टाइम का हम इतनी कीमती चीज है टाइम जैसी, कि हमें इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि हम सब साथ में आगे बढ़ सके। लगता है आपके यहाँ फ्रीज तो नहीं हुआ? हेलो।
जी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क के वजह से मसला एरर हो गया है। हमारा गेस्ट अभी जल्दी ज्वाइन कर लेगा, तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करेंगे। बस कुछ ही लम्हों में आने वाला है। बस जैसे ही दोस्त आता है तो हम अपनी गुफ्तगू का फिर दोबारा आगाज़ करते हैं। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, उस वजह से हमारी गुफ्तगू डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अभी जैसे ही मुझे दोस्त शंकर जी ज्वाइन करते हैं तो हम अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेशन होता है कि हम मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ लोग जो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं, चाहे वो हमारे डहरकी से हो, चाहे किसी भी जगह हो, वो कौन सी भी एक्सपर्टीज़ हो उनमें, तो हम चाहते हैं कि उनको एज अ रोल मॉडल तो दुनिया के आगे ले आएँ, ताकि दूसरे लोग भी उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और आगे आ सकें। तो हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी दोस्त को लाइन अप किया जाए और उनको इंटरव्यू किया जाए और उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके एक्सपर्टीज़ के बारे में, उसके ख़यालात इजहार जो हम लोगों से शेयर कर सकें, ताकि उस जैसे लोगों को फॉलो करने के लिए यहाँ मुख्तलिफ़ नौजवान, मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन, मुख्तलिफ़ तबका के हर फ़िक्र तबका के लोग वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस हवाले से हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि हम लोगों को इकट्ठा करें, उनको इंटरव्यू करें और लोगों को सामने उनको ले आएँ। दोस्तों, जैसे ही शंकर जी आए तब तक के लिए मैं कहूँगा कि अगर किसी दोस्त को भी इस प्रोग्राम में इंटरव्यूज़ के लिए शामिल होना है, या कोई भी उसके पास एक्सपर्टीज़ है, वो कहता है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, तो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उन के लिए हर मुमकिन अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे ले आएँ और उनका जो मौक़िफ़ है वो दुनिया को दिखाएँ, और सलाहियतें जो हैं उनके पास वो भी दुनिया को दिखाएं कि इनके पास कौन कौन सी सलाहियतें हैं। सो दोस्तों, मैं चाहूँगा अगर आप भी चाहते हैं स्क्रीन पे आना, हमारे फेसबुक लाइव सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे आप प्राइवेट में मैसेंजर में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं ओपनली भी कमेंट्स कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ जब हम करते हैं तो उसके नीचे भी आप अपना कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे रब्ता करूँगा, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को साथ इकट्ठा लेकर आपका जो ये मिशन है, आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो लोगों के सामने ले आएँ। शंकर जी हमसे फिर जुड़ गए हैं, खुशामदीद कहेंगे, वो हमारे साथ आ चुके हैं। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसी वजह से आपकी बात कट गई थी। तो अभी वो सवाल तो मेरे ख्याल में आपने पूरा किया, पता नहीं किया, लेकिन मैं अभी आखिर में यही पूछूंगा क्योंकि आपका चेहरा फ्रीज़ हो गया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ।